नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीन एल्गे यानी हरे शैवाल की संरचना, प्रकृति और जीवन चक्र पर। और इसमें हम मुख्य रूप से स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। जी बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का लक्ष्य सिर्फ इन 3 नामों को रट लेना नहीं है। हाँ, वो तो किताबों में भी मिल जाएगा। सही कहा। हम दरअसल ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन एक अकेली कोशिका से शुरू होकर इतनी जटिल बहुकोशिकीय संरचनाओं तक विकसित हुआ। बिल्कुल। और शुरुआत करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भले ही ये तीनों जीव तकनीकी रूप से एक ही परिवार से हैं, मतलब क्लोरोफाइसी से हैं, विकास के नजरिए से देखें तो ये सभी यूकेरियोटिक हैं। हाँ, और स्वपोषी भी हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और इन सब का जीवन चक्र अगुणित या जिसे हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं वैसा होता है। लेकिन फिर भी इनकी जो जीवन शैली है ना, वो एक दूसरे से एकदम अलग है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए स्पाइरोगायरा से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर मैं किसी तालाब के किनारे खड़ा हूं और पानी में हाथ डालता हूं, तो स्पाइरोगायरा मुझे एक बहुत लंबे, हरे और बेहद चिपचिपे धागे जैसा महसूस होता है। जी बिल्कुल, एक धागे जैसा जिसे हम तंतुमय या फिलामेंटस कहते हैं। हाँ, फिलामेंटस। तो मेरा पहला सवाल इसी चिपचिपेपन को लेकर है। पानी में रहने वाले किसी जीव को इतना स्लाइमी होने की क्या जरूरत है? मतलब क्या ये सिर्फ एक शारीरिक बनावट है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, वो चिपचिपापन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये श्लेष्म यानी म्यूसिलेज की एक परत होती है और ये स्पाइरोगायरा के लिए एक जीवन रक्षक कवच का काम करती है। अच्छा, तो ये एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। पानी के भीतर कई ऐसे सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो इसे सड़ा सकते हैं या अपना भोजन बना सकते हैं। ये चिपचिपी परत उन शिकारियों को दूर रखती है। क्या बात है। ऐसी स्थिति में ये म्यूसिलेज स्पाइरोगायरा के तंतुओं को तुरंत सूखने से बचाता है। मतलब ये नमी को अंदर कैद करके रखता है। यानी ये सिर्फ स्लाइमी नहीं है, ये इसका अपना बायोकेमिकल शील्ड है। अब अगर हम इसके तंतु के अंदर यानी इसकी कोशिका की संरचना को देखें, तो इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। जी हाँ। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो है इसका क्लोरोप्लास्ट। ये एक रिबन की तरह सर्पिल या स्पाइरल आकार का होता है। अब यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट का काम तो बस धूप से ऊर्जा बनाना है ना? हाँ बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसे गोल या चपटा होने के बजाय इस तरह स्प्रिंग या सर्पल आकार का होने की क्या जरूरत है? ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही चतुर नमूना है। जरा सोचिए, स्पाइरोगायरा पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता या झूलता रहता है। प्रकाश किस दिशा से आएगा ये कोई निश्चित तो है नहीं। हाँ, पानी में तो वो किसी भी तरफ घूम सकता है। सही कहा। तो जब क्लोरोप्लास्ट एक सर्पिल रिबन की तरह पूरी कोशिका की दीवार के साथ साथ घुमावदार आकार में होता है, तो वो कोशिका के सतह क्षेत्र को, मतलब सरफेस एरिया को अधिकतम कर देता है। अच्छा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पानी में तंतु चाहे जिस भी कोण पर घूमे, सूरज की रोशनी उसके क्लोरोप्लास्ट के किसी न किसी हिस्से पर जरूर पड़ेगी। ये प्रकाश सोखने की एक अचूक रणनीति है। ये तो कमाल का डिजाइन है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि इसी सर्पिल क्लोरोप्लास्ट के ऊपर छोटे छोटे गोल आकार के बिंदु होते हैं, जिन्हें पायरेनॉइड्स कहते हैं। मुझे पता है कि ये स्टार्च बनाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी बनावट बड़ी अजीब है। हाँ, इनकी संरचना काफी विशिष्ट होती है। मतलब इनके केंद्र में प्रोटीन होता है और उसके चारों तरफ स्टार्च की परत होती है। ये उल्टी व्यवस्था क्यों है? इसे आप एक कारखाने की तरह समझिए। पायरेनॉइड्स के बिल्कुल बीचों बीच जो प्रोटीन होता है वो दरअसल रुबिस्को नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। रुबिस्को? जी हाँ। हाँ, तो ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे शर्करा में यानी शुगर में बदलता है। अब जैसे जैसे ये कारखाना या कह लें ये प्रोटीन कोर शर्करा बनाता है, वो शर्करा वहीं आसपास स्टार्च के रूप में जमा होने लगती है। तो मतलब वो तुरंत ही स्टोर होने लगता है। बिल्कुल। इसलिए आपको केंद्र में उत्पादन करने वाला प्रोटीन मिलता है और उसके चारों ओर उत्पादित स्टार्च की दीवार बन जाती है। एक सूक्ष्म कारखाने का क्या शानदार दृश्य है ये। अच्छा,
अब इसके प्रजनन पर आते हैं। वानस्पतिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो समझ में आता है। तंतु टूट गया, जिसे हम विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन गया। जी, वो सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसका जो लैंगिक प्रजनन है, जिसे संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं, वो मुझे विकासवादी दृष्टिकोण से थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है? आपने शुरुआत में बताया कि इन सभी का मुख्य जीवन चक्र अगुणित या हैप्लॉन्टिक होता है। मतलब ये अपनी सिंगल क्रोमोसोम वाली एन स्थिति में पूरी तरह खुश और सक्रिय हैं। हाँ, ये सच है। तो फिर दो युग्मकों को मिलाकर द्विगुणित जाइगोस्पोर यानी 2n बनाने में इतनी ऊर्जा क्यों खर्च करनी? ये तो एक तरह से गैर जरूरी मेहनत लगती है। देखिए, अगर परिस्थितियां हमेशा अच्छी रहें तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तालाब में पानी और धूप भरपूर होती है तो वह सिर्फ विखंडन से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन विकासवाद हमें सिखाता है कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। जब सर्दियां आती हैं या मान लीजिए तालाब सूखने लगता है, तो स्पाइरोगायरा के लिए अपनी सामान्य एन अवस्था में जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। अच्छा, तब वे ये रास्ता अपनाते हैं? बिल्कुल, तब वे संयुग्मन करते हैं। दो आसपास के तंतुओं की कोशिकाएं एक नलिका बनाती हैं और एक का पूरा जेनेटिक पदार्थ दूसरे में जाकर मिल जाता है। इस प्रक्रिया से जो द्विगुणित जाइगोस्पोर बनता है वो कोई सामान्य कोशिका नहीं है। तो क्या ये जाइगोस्पोर बुरे वक्त के लिए कोई अंडरग्राउंड बंकर है? बिल्कुल सटीक उपमा दी आपने। ये एक बंकर ही है। इस जाइगोस्पोर के चारों ओर बहुत ही सख्त और मोटी परत बन जाती है, जो इसे कड़कड़ाती ठंड, भयंकर सूखे और रसायनों से बचाती है। ये महीनों तक इसी तरह सुप्त अवस्था में या डॉर्मेंट पड़ा रह सकता है। अरे वाह! और फिर जब मौसम ठीक होता है? जब मौसम फिर से अनुकूल होता है, बारिश होती है, तब ये जाइगोस्पोर अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस करता है। वो 2n बंकर टूटता है और वापस n यानी अगुणित स्पाइरोगायरा के नए धागे पानी में तैरने लगते हैं। तो मतलब ये द्विगुणित अवस्था उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि क़यामत के दिन से बचने का एक शॉर्टकट है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वाकई सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास है। अब देखिए, स्पाइरोगायरा तो एक धागे की तरह निष्क्रिय रूप से तैरता है। पानी उसे जहां ले जाए वो वहीं चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी कोशिका को अपना रास्ता खुद चुनना हो? यहीं से हमारी कहानी का अगला किरदार आता है। जी हाँ, क्लैमाइडोमोनास ये एकोशिकीय है और खुद तैर सकता है। मैंने इसे इस चर्चा के नोट्स पढ़ते वक्त सूक्ष्म पनडुब्बी का नाम दिया था, क्योंकि इसके आगे के हिस्से में दो कशाभिका यानी फ्लैजेला होते हैं जो इसे पानी में तेजी से आगे धकेलते हैं। बिल्कुल एक मोटर की तरह। हाँ, और ऊर्जा के लिए इसके पास एक बहुत बड़ा कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में चौंका दिया वो है इसका दृक बिंदु या आई स्पॉट, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं। जी, ये इसकी बहुत ही खास विशेषता है। मतलब एक अकेली कोशिका जिसके पास ना कोई दिमाग है न नर्वस सिस्टम, वो रोशनी को कैसे देख सकती है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि देखने का अर्थ यहाँ हमारे इंसानी विजन जैसा नहीं है। वो दृक बिंदु कोई आंख नहीं है जो तस्वीरें बनाती है। तो फिर ये क्या है? ये वास्तव में पिगमेंट ग्रैन्यूल्स का एक छोटा सा समूह है जिसमें प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील प्रोटीन होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटीन काफी हद तक इंसान की आंखों के रेटिना में पाए जाने वाले रोडोप्सिन प्रोटीन जैसे ही होते हैं। एक शैवाल में इंसानी आंखों जैसे प्रोटीन, ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। जी हाँ, ये दृक बिंदु प्रकाश की दिशा और उसकी तीव्रता को मापता है। चूंकि क्लाइमाइडोमोनास को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करना है, तो ये सेंसर सेल को बताता है कि तालाब के किस हिस्से में सबसे अच्छी धूप है। अच्छा, और फिर वो उसी तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल। फिर कोशिका अपने दोनों फ्लैजेला का इस्तेमाल करके उसी दिशा में तैरकर चली जाती है। जीव विज्ञान में इसे फोटोटैक्सिस कहा जाता है। ये तो खुद का एक इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम होने जैसा है। और इसके अलावा मैंने देखा कि इसमें संकुचनशील रसधानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती हैं जो परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। क्या आप इस पंपिंग सिस्टम के पीछे का विज्ञान समझा सकती हैं? जरूर। इसे फिर से पनडुब्बी के उदाहरण से समझते हैं। क्लाइमाइडोमोनास मीठे पानी में यानी फ्रेश वाटर में रहता है। कोशिका के अंदर का गाढ़ापन बाहर के पानी से ज्यादा होता है।
कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। हाँ, इसलिए परासरण के प्राकृतिक नियम के कारण बाहर का पानी लगातार कोशिका के अंदर घुसता रहता है। अब अगर इस पानी को बाहर नहीं निकाला गया, तो वो अकेली कोशिका एक पानी के गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएगी। बिल्कुल सही। इसीलिए संकुचनशील रसधानी लगातार इस अतिरिक्त पानी को सोखती है और एक पंप की तरह धड़कते हुए उसे कोशिका से बाहर फेंकती रहती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग कभी निराश नहीं करती। अब क्लाइमेडोमोनास के प्रजनन की बात करते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन तो चल बीजाणु या जूस्पोर्स बनाकर कर लेता है जी, लेकिन लैंगिक प्रजनन में इसने गजब की विविधता दिखाई है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी तीनों रणनीतियों का उपयोग करता है। मैं चाहूंगा कि हम विषमयुग्मकी यानी ऊगैमी पर थोड़ा रुकें। हाँ, ये विकास के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक बड़ा स्थिर अंडा होता है और एक बहुत छोटा गतिशील शुक्राणु जो तैरकर अंडे तक पहुंचता है। ये सुनकर मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। और ये आपको जाना पहचाना इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल यही रणनीति इंसानों सहित लगभग सभी जटिल जानवर अपनाते हैं। क्लैमाइडोमोनास ने इस बात को करोड़ों साल पहले ही समझ लिया था। मतलब ये अंडा और शुक्राणु वाला मॉडल इन्होंने शुरू किया था। आप ऐसा कह सकते हैं, विकासवादी दृष्टिकोण से ये ऊर्जा के बंटवारे का एक बहुत ही शानदार तरीका है। दोनों युग्मकों को एक जैसा बनाने के बजाय प्रकृति ने तय किया कि क्यों ना एक युग्मक में सारा पोषण और भोजन भर दिया जाए ताकि वो बड़ा और सुरक्षित रहे, यानी अंडा। हाँ, और दूसरी युग्मक को एकदम छोटा, हल्का और तेज बना दिया जाए जिसका काम सिर्फ तैरकर अंडे तक अपना डीएनए पहुंचाना हो, यानी शुक्राणु। ये ऊअगामी है और ये इतनी सफल रणनीति थी कि आज तक पूरा जंतु जगत इसी का पालन कर रहा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक कोशिकीय शैवाल से सीधे मानव प्रजनन तक का कनेक्शन। लेकिन यहाँ से विकासवाद की कहानी एक और बहुत बड़ा मोड़ लेती है। क्लैमाइडोमोनास तो एक स्वतंत्र या कह लें सोलो ऑपरेटर है, लेकिन क्या होगा जब कई कोशिकाएं ये तय करें कि अकेले रहने से बेहतर है एक साथ मिलकर रहना? बिल्कुल, यही प्रवेश होता है वॉल्वॉक्स का। वॉल्वॉक्स वास्तव में एक कोशिकीय जीवन और बहुकोशिकीय जीवन के बीच का एक जीता जागता पुल है। ये एक औपनिवेशिक या कॉलोनियल शैवाल है ना? जी हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर गोलाकार कॉलोनी बनाता है जिसमें सैकड़ों से लेकर हजारों कोशिकाएं एक जेलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर सुरक्षित रहती हैं। और ये सिर्फ कोशिकाओं की कोई रैंडम भीड़ नहीं है। मैंने पढ़ा है कि ये कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक तंतुओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसका मतलब है कि वे आपस में संसाधनों का आदान प्रदान कर सकती हैं। बिल्कुल, वे एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं। लेकिन जिस बात में मैं सबसे ज्यादा चौंक गया वो है इनमें श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर का होना। आपने बताया कि कॉलोनी में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक कायिक कोशिकाएं या सोमैटिक सेल्स जिनके पास कशाभिका होते हैं और वे केवल कॉलोनी को तैराने और भोजन बनाने का काम करती हैं जी। और दूसरी हैं गुनिडिया जिनका काम केवल और केवल प्रजनन करना है। अब यहाँ मैं डार्विन के नजरिए से एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। पूछिए। विकासवाद का पूरा खेल तो अपने जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है ना। ऐसे में कायिक कोशिकाएं अपनी मर्जी से अपना प्रजनन का अधिकार क्यों छोड़ देंगे? वे सिर्फ दूसरों के लिए क्यों तैरेंगी और मर जाएंगी? ये तो विकासवादी आत्महत्या जैसा लगता है। आपका ये सवाल जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छूता है। इसका जवाब किन सिलेक्शन या पारिवारिक चयन की थ्योरी में छिपा है। किन सिलेक्शन? देखिए, वॉल्वॉक्स कॉलोनी की सभी कोशिकाएं एक ही मूल कोशिका से विभाजित होकर बनी है, यानी वे सब जेनेटिक रूप से एक दूसरे के क्लोन हैं। उनका डीएनए 100% समान है। अच्छा, तो वे सब एक ही है अंदर से? बिल्कुल। कायिक कोशिकाओं ने ये समझ लिया है कि अगर वे सब के सब प्रजनन करने लगेंगी तो कॉलोनी बहुत भारी हो जाएगी, वो तैर नहीं पाएगी और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए वे अपने निजी प्रजनन का त्याग कर देती हैं ताकि पूरी कॉलोनी सुरक्षित रहे और कम से कम गोनिडिया के जरिए उनका साझा डीएनए तो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए। ये एक कोशिकीय स्वार्थ पर समुदाय की जीत है। बाप रे, ये तो कोशिकाओं के स्तर पर बलिदान और परोपकार की कहानी है। अब इसके प्रजनन के एक और बहुत ही अजीब पहलू पर आते हैं। मैंने इसके अलैंगिक प्रजनन में एक व्युत्क्रमण प्रक्रिया या इन्वर्जन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। हाँ, वो बहुत ही खास है।
मतलब जब नई डॉटर कॉलोनियां बनती हैं तो शुरुआत में उनके कशाबिका अंदर की तरफ होते हैं, फिर पूरी की पूरी कॉलोनी खुद हो अंदर से बाहर की तरफ पलट लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी मोजे को उल्टा से सीधा करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये बेतु का डिजाइन क्यों है? मतलब वे सीधे ही सही दिशा में क्यों नहीं बन जाते? ये एक बहुत ही बेहतरीन ज्यामितीय पहेली है। जब गोनेडिया अंदर की तरफ नई कोशिकाएं बनाकर एक खोखली गेंद जैसी संतति कॉलोनी बनाती है, तो कोशिका विभाजन की दिशा कुछ इस तरह की होती है कि फ्लैजेला स्वाभाविक रूप से अंदर के खोखले हिस्से की तरफ बनते हैं। तो वे अंदर फंस जाते हैं? हाँ, अगर वे वैसे ही रहें तो कॉलोनी कभी तैर नहीं पाएगी, क्योंकि इंजन तो अंदर की तरफ है। इस स्थानिक बाधा से निपटने के लिए प्रकृति ने ये व्युत्क्रमण का तरीका निकाला। तो वो पलटती कैसे है? गेंद में एक छोटा सा छेद बनता है जिसे फाइलोपोर कहते हैं, और पूरी कॉलोनी उस छेद से खुद को बाहर की तरफ धकेलते हुए पलट लेती है। ये एक अद्भुत बायोमैकेनिकल समाधान है। ये ऐसा है जैसे कोई इंजीनियर एक गलती को सुधारने के लिए एक जीनियस मैकेनिज्म बना दे। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें तो हमें विकासवाद की एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी नजर आती है। बिल्कुल, एक विकासवादी यात्रा। हमने शुरुआत की क्लैमिडोमोनस से, एक अकेली आत्मनिर्भर कोशिका जो अपना काम खुद करती है। फिर हम पहुंचे वॉल्वॉक्स तक, जहां कोशिकाओं ने एक कॉलोनी बनाई और श्रम विभाजन के जरिए काम बांट लिया। ये बहुकोशिकता की ओर पहला बड़ा कदम था। और अंत में हमने देखा स्पाइरोगायरा, जहां कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर एक स्थायी बहुकोशिकीय तंतु के रूप में जुड़ जाती हैं। एकदम सही। और इन सभी में एक चीज समान रहती है, इनका अगुणित या हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। हाँ, जो एन अवस्था है। बिल्कुल, चाहे वे अकेले रहें या कॉलोनी में, उनका मूल जीवन एन अवस्था में ही गुजरता है। द्विगुणित युग्मनज का इस्तेमाल वे केवल मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए एक कैप्सूल के तौर पर करते हैं। ये साबित करता है कि प्रकृति एक सफल मूल डिजाइन को बनाए रखती है, भले ही जीव बाहर से कितने भी अलग क्यों न दिखने लगे। ये सब इतना परस्पर जुड़ा हुआ है कि दिमाग चकरा जाता है। एक कोशिकीय जीवन से बहुकोशिकीय समाज तक का यह सफर हमें अपने खुद के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। सही कहा। और हमारी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी एक विचार पर गहराई से गौर करें। जी बताइए। हमने वॉल्वॉक्स में देखा कि कैसे कायिक कोशिकाएं अपना प्रजनन का अधिकार छोड़ देती हैं ताकि कॉलोनी तैर सके। यह एक समझौता है जिस पर बहुकोशिकीय जीवन टिका है, जिसमें हमारा अपना शरीर भी शामिल है। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर ये समझौता टूट जाए? जरा सोचिए, यदि वॉल्वॉक्स में कोई म्यूटेशन हो जाए और वे कायिक कोशिकाएं बगावत कर दें, अगर वे तैरना छोड़कर अंधाधुंध अपना खुद का प्रजनन करने लगें, तो फिर कॉलोनी का क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो कॉलोनी काम करना बंद कर देगी, एक बेतरतीब मांस का लोथड़ा बन जाएगी और अंततः नष्ट हो जाएगी। मानव शरीर के संदर्भ में जब हमारी कोई सामान्य कोशिका अपना तय काम छोड़कर स्वार्थी हो जाती है और अंधाधुंध विभाजित होने लगती है, तो जीव विज्ञान में उस बगावत को हम एक विशेष नाम देते हैं, कैंसर। ओह, मतलब जिस श्रम विभाजन ने एक कोशिकीय जीवन को बहुकोशिकीय जटिलता तक पहुंचाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। जी हाँ, कोशिकाओं के सहयोग का टूटना ही कैंसर का मूल कारण है। ये विचार तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली बार जब मैं किसी तालाब के हरे पानी को देखूंगा तो मुझे सिर्फ काई नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु, स्वार्थ और बलिदान का वह अरबों साल पुराना नाटक दिखाई देगा जो आज भी जारी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।